जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के खंड अ के चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने खंड अ के चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा था। राजनीति शास्त्र चैप्टर नंबर 6 का नाम है संवैधानिक व्यवस्था का संकट। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, नौकरशाही का अर्थ क्या है? नौकरशाही क्या है या नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राज्य का शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथ में होता है, जबकि राज्य का प्रशासन अस्थायी लोक सेवकों के हाथ में होता है, जिनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये जो अस्थायी शासक हैं, प्रशासक हैं, यह जनता और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये हमेशा संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। इस क्रम में यह कई बार जनता के हित पर ध्यान नहीं देते, बल्कि देश हित पर ध्यान देते हैं, राष्ट्र कल्याण पर ध्यान देते हैं। इसी व्यवस्था को हम नौकरशाही के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है? प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है अथवा प्रतिबद्ध नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, जब लोक सेवक सत्ताधारी वर्ग के विचारधारा और नीतियों के अनुसार काम करे। मतलब जब नौकरशाही, जब सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी, जो सत्ताधारी वर्ग के नेता है, सत्ताधारी वर्ग के जो लोग हैं, उन लोग के नीतियों के अनुसार, उनके विचारधारा के अनुसार काम करे, संविधान की भावनाओं के अनुसार नहीं, तो इसे ही हम प्रतिबद्ध नौकरशाही के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है अथवा स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका या न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा मतलब उस स्थिति से है जिसमें न्यायाधीश किसी के भय या दबाव में आकर विवाद की सुनवाई न करे, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर निर्णय दे। तो इसे ही हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया और इसका उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया और इसका क्या उद्देश्य था? आपका उत्तर होगा, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया और इसका उद्देश्य था देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और कानूनी क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला। और पांचवा प्रश्न है आज का, संवैधानिक व्यवस्था के संकट से आप क्या समझते हैं?
संवैधानिक व्यवस्था के संकट से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था है। अतः जब शासक लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था है, अतः जब शासन जनादेश का निरादर करता है और स्वेच्छाचारी तरीके से, स्वेच्छाचारी ढंग से काम करके लोगों की अपेक्षाओं का हनन करता है, तो इसका विरोध होता है। इसे ही संवैधानिक व्यवस्था का संकट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेवक तंत्र अथवा नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? सेवक तंत्र क्या है अथवा नौकरशाही क्या है, या नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, यदि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यदि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने नीचे काम करने वाले अस्थाई अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाए, तो उसे ही सेवक तंत्र या नौकरशाही के नाम से जानते हैं। छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रपति शासन क्या है, या राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं, अथवा किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? आपका उत्तर होगा, राष्ट्रपति शासन जिसके बारे में उल्लेख संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में लिखा गया है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या चुनाव में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, या दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टी मिलजुल कर सरकार बनाने को तैयार ना हो, या राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई बात ना हो, जंगल राज कायम हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से संबंधित राज्य के विधानसभा को बर्खास्त कर देते हैं और वहां के शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसे ही हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, महाभियोग क्या है, इसकी घोषणा कब की जाती है? महाभियोग क्या है, इसकी घोषणा कब की जाती है? उत्तर होगा, महाभियोग जिसका अर्थ विशेष संबोधन होता है। महाभियोग जिसका अर्थ विशेष संबोधन होता है, यह राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध तब लाया जाता है जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो अथवा अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम न हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस सदन में महाभियोग शुरू हो उसके 1/4 सदस्य इसकी अनुमति प्रदान किया हो और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे दी जाती है ताकि वह भी अपने सफाई में कुछ काम कर सके। इसके अलावे यदि महाभियोग 2/3 बहुमत से दोनों सदन में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से
त्याग पत्र देना पड़ता है। और 9वां प्रश्न है आज का, 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू किए जाने के कारणों को लिखें। 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू किए जाने के कारणों को लिखें। आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपात, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के आधार पर विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है। 1975 में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात 1975 में राष्ट्रीय आपात लागू किए जाने के कई कारण थे, जैसे छात्र आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया था, जिसका भारत की राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। दूसरा कारण था नक्सलवादी आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तीसरा, देश में अशांति का माहौल था। 10वां प्रश्न है, 1975 के आपातकाल के क्या परिणाम हुए। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के क्या परिणाम हुए। उत्तर होगा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1, जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। दूसरा, शासन व्यवस्था को मनमानी तरीके से चलाया जा रहा था। सरकारी तंत्र निरंकुश हो गया था। सरकारी कार्यक्रमों को जनता के ऊपर बलपूर्वक थोपा जा रहा था, सौंपा जा रहा था, लादा जा रहा था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि आपातकाल के दरमियान पुलिस ने जनता पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया कि अगली बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और जनता पार्टी सत्ता में आ गई। और 11वां नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पर टिप्पणी लिखें। संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं, अथवा संपूर्ण क्रांति पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा संपूर्ण क्रांति जो गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से जुड़ा हुआ एक क्रांति था। इस क्रांति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में हुआ। इस क्रांति का उद्देश्य था देश के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, आमूलचूल परिवर्तन ला करके एक नए भारत का निर्माण करना, एक स्वच्छ प्रजातंत्र की स्थापना करना। और पाठ 6 का जो अंतिम प्रश्न है और आज का जो 12वां नंबर प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1974 के बिहार छात्र आंदोलन पर टिप्पणी लिखें या बिहार आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। 1974 के बिहार छात्र आंदोलन अथवा बिहार आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा 1974 ईस्वी के प्रारंभ में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य वस्तुओं के कीमत में वृद्धि और प्रशासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन में धीरे धीरे बड़ी बड़ी पार्टियां भी शामिल हो गई। सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। इसी गुजरात छात्र आंदोलन के देखा देखी बिहार के छात्रों ने भी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बढ़ती कीमत, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया तथा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया।
इसे ही बिहार छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया और इस आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः हम लोग कल राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 7 को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।